हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और सेकंड चैप्टर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो आज देखिए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में यहाँ पर मैं जो टेलर महोदय हैं और फेयोल उनके प्रिंसिपल्स आपको बताऊँगी। तो सबसे पहले हम जो प्रिंसिपल्स देख रहे हैं वो हेनरी फेयोल के द्वारा जो है एक्सप्लेन किए गए हैं। तो ये प्रिंसिपल को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इनका कोई सा भी एक क्वेश्चन बन के आ जाता है। से सपोज़ करिए कि क्वेश्चन ये डिवीज़न ऑफ वर्क आपको दिख रहा है, पर्टिकुलर इससे उठाकर भी क्वेश्चन आ जाता है सीधे एग्ज़ाम में। तो हम हर एक पॉइंट को समझने और पढ़ने वाले हैं, तो ध्यान से पढ़िएगा। चैप्टर बहुत ईजी है, वैसे आपका टॉपिक पूरा पढ़ा हुआ है, आपको एक बार रिवाइज करना है, पर ध्यान से समझ लीजिएगा। सबसे पहला क्या होता है प्रिंसिपल, डिवीज़न ऑफ वर्क। स्पेशलाइजेशन इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी बाय द मेकिंग एम्प्लॉयज़ more efficient by the dividing tasks among the individual and groups work can be performed more efficiently and effectively। क्या होता है जब वर्क को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ना, तो वो काम बहुत ही बेहतर ढंग से हो जाता है और एक व्यक्ति को पर्टिकुलर टास्क मिल जाता है इंडिविजुअली कि मुझे इस वर्क को सेपरेटली कंप्लीट करना है, देन आफ्टर रिजल्ट भी मेरे ऊपर ही होगा। तो वो रिजल्ट कैसा देना चाहेगा, बहुत ही इफेक्टली देना चाहेगा और बहुत ही ज़्यादा अपने एफर्ट्स लगाएगा, उससे उसकी इफ़िशियंसी दिखेगी और वो बहुत ही बेहतर ढंग से काम करेगा। तो डिवीज़न ऑफ वर्क स्पेशलाइजेशन भी इसमें मान्य किया जाता है। जिसमें जैसे आपको एक एग्जांपल देकर बताती हूँ कि जैसे किसी व्यक्ति का इंटरेस्ट किसी चीज़ में है और वो उस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से कर सकता है, तो उसको वही काम उसको अलॉट कर दिया जाए तो वो काम को बहुत ही बेहतर ढंग से करेगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मैनेजर मस्ट हैव अथॉरिटी टू गिव द ऑर्डर, बाय दी मस्ट आल्सो बी अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मैनेजर्स होता है ना, उसको सबसे ज़्यादा तो यही अथॉरिटी होती है कि जो भी ऑर्डर दे रहा है वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के साथ में, है ना। क्योंकि क्या होता है कि आपने किसी को काम अलॉट कर दिया है, वर्क अलॉट कर दिया है, बट उस वर्क को किस प्रकार से किया जा रहा है, कैसे किया जा रहा है, वो सारा सब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। अथॉरिटी गिव्स द राइट टू मेक डिसीजन एंड कमांड अदर्स, वाइल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑब्लाइजेशन ऑफ टू परफॉर्म द असाइंड ड्यूटीज। जितनी भी आपने अदर वर्क जो डिस्ट्रीब्यूट किया है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, उस सभी के लिए पूरी जवाबदारी के साथ में उस वर्क को बेहतर ढंग से कंप्लीट कर दिया जाएगा। उसको किस तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है, उस वर्क के लिए क्या डिसीजन लेंगे, सारी चीज़ें इसमें आती है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में। थर्ड इज़ अ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इज़ अ मस्ट। ये हमने पता है आपको, हर एक सेक्टर में अगर विदाउट डिसिप्लिन के कोई भी वर्क करते हैं, डेफिनेशन में भी देखा था आपने मैनेजमेंट की, कि अगर हम बगैर डिसिप्लिन के कोई भी वर्क करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या आता है, बिल्कुल बेकार आएगा, उसका रिजल्ट ज़ीरो आएगा। क्योंकि डिसिप्लिन में नहीं है, कभी हो रहा है कभी नहीं हो रहा है, तो उसका रिजल्ट बेहतर नहीं आना है। वो बात अलग है, कई बार तुक्का लग गया है तो वो, लेकिन रिजल्ट सही नहीं आता। तो डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। एम्प्लॉयज़ मस्ट ओबे द रिस्पेक्ट द रूल्स एंड द गिवन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो भी गवर्न ऑर्गेनाइजेशन में जो भी वर्क कर रहे हैं, उनका जो भी रूल है उसको मस्ट फॉलो करना बहुत ही कंपलसरी होता है। डिसिप्लिन एक्वायर्स गुड सुपरविजन, क्लियर रूल्स एंड कॉन्स्टेंट इन्फोर्समेंट। आपको बिल्कुल ऐसा इस प्रकार से करना होता है कि जो मैनेजमेंट का जो वर्क है एक अच्छी तरीके से लोगों को गाइडेंस दे, है ना, और ऐसे ही रूल बिल्कुल क्लियर रहे सबके माइंड में किस प्रकार से उनको वर्क करना है, तो ईजिली सारा वर्क करेंगे। देन फोर्थ नंबर का क्या है, मैं आपको एक बार रिकॉल करा रही हूँ ना। पहला पॉइंट क्या था हमारा, डिवीज़न ऑफ वर्क। इसमें मैंने आपको एक की बता दी, जिसको जो काम आता है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दो ना अकॉर्डिंग टू स्पेशलाइजेशन। सेकंड इज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, भैया जिसको जो काम सौंपा है उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जवाबदारी के साथ उसको करना है। थर्ड इज द डिसिप्लिन इज मस्ट। अनुशासन बहुत जरूरी, विदाउट डिसिप्लिन के नहीं आएगा रिजल्ट। यूनिटी ऑफ कमांड। अब यूनिटी ऑफ कमांड वाला पॉइंट हमको क्या समझाता है, यूनिटी ऑफ कमांड मतलब एक समय पे एक ही व्यक्ति आपको ऑर्डर दे। क्या होता है ना, कहीं भी किसी भी संस्थान में ऑर्गेनाइजेशन में आप देते हैं, एक नहीं कई सारे बॉस होते हैं। तो अब व्यक्ति अगर वर्क डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है तो एक नहीं, ना जाने आपको कोई एक वर्क कंप्लीट नहीं हो रहा, कोई और दूसरा अगर ऑर्डर दे रहा है, इस समय क्या होता है कि जो वर्कर होता है वो कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा वर्क करे, किसके लिए वर्क करे, या पहले कौन सा वर्क कंप्लीट करूँ, क्योंकि उसके लिए एक नहीं, यहाँ पर ऑर्डर देने वाले बहुत से लोग हैं और उसको सभी के ऑर्डर फॉलो करना है। तो यहाँ पर आपको एक डिसाइड करना पड़ेगा कि व्यक्ति को जो भी पर्सन है उनको वर्क मतलब दिया जा रहा है तो वो कोई एक ही व्यक्ति के द्वारा अलॉट हो। फिर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन का भी यही है कि इसको आपको आदेश की एकता कहते हैं और निर्देश की एकता ना। आदेश की एकता हो गई आपकी, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट भी पढ़ रहे हैं तो मुझे थोड़ा बहुत बताना पड़ेगा, ठीक है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में क्या है कि आपको निर्देश की एकता कहा जाता है हिंदी में। जैसे कि आपको किसी को डायरेक्शन देनी है तो उसमें भी एकता ही रखें। कभी उसे बताएं कि इस प्रकार से काम करना है, फिर बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं करना ऐसा करना है, इसमें व्यक्ति कंफ्यूज हो जाएगा ना।
तो आपको क्या करना है, डायरेक्शन भी सोच समझ कर देना है और एक सिंपल वे में देना है ताकि वो अपना काम बेहतर ढंग से कर सके। फिर 6 नंबर का पॉइंट देखिए, सब ऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। आपको क्या करना है, खुद का और जनरल इंटरेस्ट, व्यक्ति का इंडिविजुअल इंटरेस्ट और जनरल इंटरेस्ट, वो दोनों मोटिव पर्पज से कंप्लीट हो जाए, ऑर्गेनाइजेशन का गोल कंप्लीट हो जाए, ऐसा रखकर ही वर्क को करना है। फिर आगे देखिए रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन, कोई भी व्यक्ति वर्क कर रहा है ना तो वो उसको कुछ नीड है, और नीड आप समझते हैं बेसिक फैमिली नीड है, अर्निंग के लिए वो कर रहा है वर्क, तो उसको अर्निंग के लिए तो वर्क कर रहा है, साथ में उसको सेटिस्फेक्शन भी होना चाहिए। रोज़ाना डांट कर चिल्ला कर या उसको नेगेटिव एटमॉस्फेयर मिलेगा तो वो वर्क बहुत मजबूरी में तो कर लेगा, लेकिन बेहतर ढंग से वर्क नहीं कर पाएगा, मेंटली तौर पे प्रिपेयर नहीं रहेगा। तो उसको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, रेम्यूनरेशन एक तो अच्छा देना पड़ेगा, और दूसरा क्या करना पड़ेगा, उसको सेटिस्फेक्शन हो इतना रेम्यूनरेशन देना पड़ेगा, साथ में मोटिवेशन भी करना पड़ेगा। मैंने मोटिवेशन का फर्स्ट चैप्टर में थोड़ा सा डिस्क्राइब करा था क्या होता है मोटिवेशन। We know understand about the motivation, two types of motivation, monitor and non monitor। ओके, आगे चैप्टर आएगा, मैं डिटेल में डिस्क्राइब कर दूंगी, अभी समझ लीजिए। किसी को प्रेरणा देना होता है मोटिवेशन, पता है आपको। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, क्या होता है सेंट्रलाइजेशन? सेंट्रलाइजेशन मतलब आप किसी डिपार्टमेंट में रहकर कोई एक पर्सन है ना उसको हैंडल कर रहा है, वो होता है सेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन आउट ऑफ जितना भी बाहरी, जिसमें आप मार्केटिंग भी ले लीजिए, बाहर की सारी चीज़ें, हर एक मार्केट की चीज़ें ले लीजिए, उन सबको भी मिलाकर और डिपार्टमेंट को मर्ज करके जो भी वर्क किया जा रहा है वो डिसेंट्रलाइजेशन होता है। स्केलर चेन, स्केलर चेन में क्या है, 1 बाय 1 मैनेजमेंट। आपको यहाँ पर मैनेजमेंट को क्या करना है, एक लेवल बनाना है, कहाँ से किस व्यक्ति को क्या वर्क आउट होगा, कैसा डायरेक्शन रहेगा, आपस में क्या रहेगा। टॉप मैनेजमेंट टू द लोएस्ट रैंक टू इंश्योर द प्रॉपर कम्युनिकेशन। किसी भी लोएस्ट रैंकर को टॉप मैनेजमेंट से अगर कंसल्ट करनी है तो क्या वे रहेगा, इसका पूरा प्रॉपर स्केलर चेन बना हुआ होना चाहिए। देन फिर ऑर्डर दिया हुआ, 10 नंबर का पॉइंट हमको क्या बताता है, ऑर्डर देयर शुड बी ऑर्डर आर अरेंजमेंट टू रिसोर्स बोथ ऑफ ह्यूमन एंड मटेरियल टू रिड्यूस द वेस्ट। आपको ऐसा ऑर्डर या ऐसी चीज़ अरेंज करनी है जिससे रिसोर्सेज का ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो जाए, ह्यूमन का भी हो जाए, मटेरियल का भी हो जाए, जिससे वेस्ट कम हो। तो आपको ऐसे ही ऑर्डर फॉलो करने। इक्विटी, अब आपको पता है इक्विटी हर एक लेवल पर रखनी होती है। मैनेजर शुड बी काइंड एंड फेयर द देयर सबऑर्डिनेट टू फोस्टर लॉयल्टी। आपको कहीं जगह समानता रखनी ही पड़ेगी, आपको यहाँ पर बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है किसी एक के लिए अलग रूल है, किसी दूसरे के लिए अलग रूल है, रूल सभी के लिए एक है। यहाँ पर बिल्कुल इक्विटी आपको रखनी पड़ेगी, तो ही आपके यहाँ पे जो भी व्यक्ति वर्क कर रहा है बहुत ही ज़्यादा खुश होकर करेगा। फिर दिया हुआ आपको 12 नंबर का पॉइंट, 1-2 मिनट रुक जाएगा, बहुत सारी थी ना बैकग्राउंड म्यूजिक, ठीक है। हाँ, अब आ रहा है 12 नंबर का पॉइंट, स्टेबिलिटी ऑफ टेंटर ऑफ पर्सनल, हाई एम्प्लॉयज़ टर्न ओवर इनएफिशिएंट, जॉब सिक्योरिटी इम्प्रोव परफॉर्मेंस। वेरी गुड, यहाँ पर इन्होंने पॉइंट बहुत अच्छा दिया है। एक तो जॉब की सिक्योरिटी दें, दूसरा उनको वर्क करने के लिए इस प्रकार से टर्न ओवर दे जो इनसफिशिएंट ना हो ना, सफिशिएंट हो। अगर व्यक्ति हाई लेवल पर वर्क कर रहा है और उसको उसके अकॉर्डिंग नहीं मिल रहा है, जो भी अर्निंग नहीं हो पा रहा है या टर्न ओवर नहीं मिल पा रहा है, तो वर्क नहीं करेगा आगे, तो उसकी चीज़ों को भी बेहतर ढंग से ध्यान रखना चाहिए। और फिर दिया हुआ है इनिशिएटिव, मतलब पहल करने की क्षमता। अगर कोई व्यक्ति छोटे लेवल पर भी है, मतलब लोएस्ट लेवल पर भी है या मीडियम या किसी भी लेवल पर, अगर एम्प्लॉयज़ कुछ बताना चाहता है या उसे कुछ अच्छी जानकारी है तो बिल्कुल उसको मोटिवेशन देना चाहिए, उसे पहल करने की बिल्कुल क्षमता होनी चाहिए, वो इनकरेज करें उसको, उसकी बातों को भी ध्यान दें, इससे आपका ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, ग्रोथ करेगा। ये वाला पॉइंट बताता है। फिर लास्ट दिया हुआ है स्पिरिट ऑफ द क्रॉप, प्रमोटिंग टीम स्पिरिट, बिल्ड हार्मनी ऑन द यूनिटी ऑफ द विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। आपको क्या करना है, बिल्कुल टीम वर्क करना है और बिल्कुल जो आपस में ऐसा कोऑर्डिनेशन बिठाकर रखना है कि किसी भी एम्प्लॉयज़ को ये ना लगे कि मैं संस्थान में वर्क करूँ, उसको ये लगे मेरा ही संस्थान है, मैं जहाँ पर वर्क करता हूँ, वो वेलफेयर ही करेगा। तो ये 14 प्रिंसिपल आपने हेनरी फेयल के देख लिए हैं, इनको ध्यान से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, एक बार नोट कर लीजिए। देखिए बुक में बहुत डिटेल में दिया हुआ है और बच्चों को समझने में बहुत दिक्कत जाती है, इसलिए मैंने शॉर्ट एंड स्वीट डाटा लेकर आई हूँ आपके लिए। इस कंटेंट को नोट कर लीजिएगा कॉपी में, और आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बेटा। और देखिए इसमें से अगर कोई सा भी पॉइंट आता है तो मैंने आपको सबके एग्जाम्पल बताए हैं, है ना,
फिर भी आपको लगे कि मैम हमको किसी का एग्जाम्पल समझ में नहीं आ रहा, तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर देना, इस पर कमेंट कर दीजिएगा वीडियो पर, तो मैं आपको बता दूंगी कि इसमें रिलेटेड आप क्या इसमें लिख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, है ना। तो 1 लाइन डिक्टेट कर दीजिएगा, जैसे पॉइंट लिखा है 1 लाइन डिक्टेट कर दी, उस नीचे उसका आप क्या कर दीजिएगा, बिलो साइड में एग्जाम्पल दे दीजिएगा। एक सूटेबल एग्जाम्पल से क्या होगा, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा आपका आंसर। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और नेक्स्ट 3rd चैप्टर अब हम पढ़ेंगे। तो 2nd चैप्टर में मैंने आपको फ्यूल के ही प्रिंसिपल पढ़ाए हैं। सबसे लास्ट में बताऊंगी आपको टेलर के, क्योंकि मुझे लगभग लग रहा है कि फ्यूल के आने की बहुत ज़्यादा संभावना है, पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा दिख रही है, क्योंकि पेपर का एनालिसिस दिखा है मैंने बिफोर ईयर्स का, तो उसके अकॉर्डिंग यही लग रहा है। बट हम टेलर के भी पढ़ लेंगे, तो नेक्स्ट टेलर का मैं आपको पढ़ा दूंगी पहले, फिर अपन अगले चैप्टर पे जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, है ना। पढ़ाई करिए, 1st चैप्टर और 2nd चैप्टर अपना कंप्लीट हो चुका है, बस टेलर के बचे हैं। मैं आपको एक बार और वो रिकॉल करा दूंगी, सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी भी इनकी बता दूंगी मैं। आपने प्रिंसिपल अच्छे से समझ लिए तो वो समझने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी।